हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, संधारित्र और संधारित्र की धारिता, ये बातें सीख ली हैं, पढ़ चुके हैं हम कि संधारित्र क्या है। तो बताइए, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और संधारित्र की धारिता क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है कि कोई संधारित्र अपने पास कितना आवेश संचित कर लेगा, ये उसकी धारिता है। धारिता को C से इंडिकेट करते हैं। C बराबर फॉर्मूला भी पढ़ा था, Q/V। और इसकी यूनिट क्या होती है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट यानी SI यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को ही फैरेड भी कहते हैं। इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? फैरड। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोगों को सीखना है कि किसी स्फेरिकल शेप में, किसी गोली चालक में उसकी धारिता क्या होगी, किसी गोली चालक संधारित्र में उसकी धारिता क्या होगी। और यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, विलगित, आइसोलेटेड। विलगित का मतलब होता है कि जिसमें बाहर से कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि जो चालक लिया जाए उसमें बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि उसके द्रव्यमान, भार आदि में कोई फर्क ना पड़े। द्रव्यमान कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे। विलगित का मतलब ये है कि जो गोली चालक हम ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं, उसमें बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई फर्क ना पड़े, इसलिए शब्द यूज किया गया है विलगित। तो कहा गया है, क्या लिखा गया है? विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक, या हम केवल गोली चालक भी कह सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी, कैपेसिटेंस एक ही बात है। कैपेसिटेंस को ही कैपेसिटी कहा गया। धारिता कितनी होगी? धारिता वो हमको निकालना है। गोली चालक का है तो सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक गोला बनाएंगे। गोला बन गया। मान लिया इस गोले की रेडियस है R। इस गोले की रेडियस हमने कितनी मान ली? R मान ली। और इस गोले के परिधि पे प्लस आवेश है। इस गोले के परिधि पे कैसा आवेश है? प्लस आवेश है, यानी कि कोई प्लस धनात्मक रूप से आवेशित कोई चालक है, पॉजिटिव चार्ज है। ये गोला कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसकी रेडियस है R। इसके चार्ज को हमने मान लिया Q। इसके चार्ज को हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। तो यहाँ पे Q है तो इस पे कुछ विभव भी बन रहा होगा, वोल्टेज पोटेंशियल बन रहा होगा। इस पे कुछ पोटेंशियल बन रहा होगा। और आपने पोटेंशियल में जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है तो उसमें पोटेंशियल निकाला भी है। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/A। A क्या है? या Q/R कह दें। R क्या है? बिंदुओं के बीच की दूरी थी R। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम पोटेंशियल निकालेंगे। क्या लिखेंगे? गोली चालक का विभव V बराबर क्या होगा? विभव इस आवेश से यहाँ पे पूरे पे प्लस Q आवेश है, पूरे गोले पे प्लस Q आवेश है, और हर प्लस Q आवेश के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या ही होगी। हर प्लस Q आवेश के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या ही होगी। यानी कि हम यहाँ पे किसी भी आवेश पे, मान लो इस आवेश पे या इस आवेश पे, किसी भी आवेश पे विभव निकालेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या रखेंगे? R रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? R होगी, क्योंकि गोले की त्रिज्या तो समान ही होती है, रेडियस तो सभी जगह इक्वल होगी सर्किल की। तो विभव बराबर फॉर्मूला होता है क्या? 1/4πε0 और Q अपान इनके बीच की दूरी है R। विभव हमने निकाल लिया, V बराबर 1/4πε0 Q/R। इसके बाद धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर
Q अपान V ये फॉर्मूला होता है। तो C बराबर Q की जगह क्या रखें, Q ही रखेंगे क्योंकि आवेश हमने Q ही माना है, और V की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट R। ये V की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। तो 1 का Q में मल्टीप्लाई करा दिया तो Q हुआ, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये इधर अपान में है, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी कि गोली चालक की धारिता क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि ये जो धारिता है C, ये इसके त्रिज्या पे, इसके रेडियस पे, या हम कहें इसके पथ पे, पथ की दूरी पे निर्भर करता है। अगर हम त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, अगर हम त्रिज्या को कम करेंगे, रेडियस को कम करेंगे, तो धारिता कैपेसिटेंस भी कम होगी। ये किसके अनुक्रमानुपाती है, R के। तो ये बात समझ में आई। और दूसरी बात देखिए, यही फॉर्मूले में यूज किया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम, माध्यम की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो C है वो माध्यम पे भी डिपेंडेंट होगा, C क्या होगा, माध्यम पे भी निर्भर करेगा। C क्या होगा, माध्यम पे भी निर्भर करेगा। अगर हम माध्यम को बदलें, पहले गोला वायु में रखें, फिर कांच में उठा के रख दें, फिर जल में उठा के रख दें, तो माध्यम परिवर्तित करने से भी उसकी धारिता में प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख रहे हैं तो उसकी धारिता अधिक, अगर हम कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख रहे हैं तो उसकी धारिता कम हो जाएगी। यानी कि धारिता दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, एक तो उसकी त्रिज्या, दूसरा उसका माध्यम। आपने फॉर्मूला पढ़ा C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। यानी इस फॉर्मूले से देखने में ये लग रहा है कि जो धारिता है वो आवेश और उसके विभव पे निर्भर करेगा। देखने से यही तो लग रहा है कि ये जो धारिता है, ये आवेश बढ़ने पे धारिता बढ़ेगी और विभव बढ़ने पे धारिता कम होगी। देखने पे ऐसा लग रहा है ना फॉर्मूले से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आवेश बढ़ाने पे धारिता नहीं बढ़ती, बल्कि इसका उल्टा होता है, जितनी उसकी धारिता होगी उतना आवेश हम रख पाएंगे। फॉर्मूला देखने पे तो ये लग रहा है कि आवेश बढ़ाने से धारिता बढ़ेगी, विभव कम करने से धारिता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धारिता उसके मेटल पे डिपेंडेंट है, धारिता उस पदार्थ पे निर्भर करती है। धारिता एक क्षमता है, आवेश और विभव से धारिता का कोई लेना देना नहीं है। उसकी धारिता के अनुसार ही हम उस पर आवेश रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा होगा फॉर्मूला R बराबर V अपान I। तो ये फार्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में प्रतिरोध का पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का, R बराबर V अपान I। फार्मूला देख के आपको क्या लग रहा है कि ये V और I पे डिपेंडेंट करता है। धारा बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, विभव बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या है? प्रतिरोध तो किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। धारा ऐसे बह रही है और उस पर जो रुकावट आ रही है वो प्रतिरोध है, वही तो है प्रतिरोध। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, R बराबर रो L अपान A। यानी जो प्रतिरोध है ये पदार्थ का गुण है। अगर हमने तांबा लिया तो उसका प्रतिरोध अलग, तांबे की हम चाहे जितनी तार बना दें सभी का प्रतिरोध समान होगा क्योंकि मेटल समान है। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम लें तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध समान होगा, तांबा का प्रतिरोध अलग, एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग। एल्युमिनियम की हम जितनी तार बनाएं, 10 बनाएं, 50 बंडल बनाएं, जितनी भी ज़्यादा या कम तार बनाएं तो सभी तारों का प्रतिरोध समान होगा। उसी तरह तांबे की सभी तारों का प्रतिरोध समान होगा, इनका प्रतिरोध फिक्स ही तो होता है। बात आपको समझ में आई कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ?
कि जो प्रतिरोध है ये पदार्थ का गुण है। प्रतिरोध उसके विभव पे, उसके वैद्युत धारा पे निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध उसके पदार्थ पे निर्भर करता है। सेम एज यहाँ पे धारिता भी है, धारिता उसके आवेश पे, उसके विभव पे निर्भर नहीं करती। धारिता उसके आवेश पे, उसके विभव पे निर्भर नहीं करती है। धारिता निर्भर कैसे करती है? उसकी रेडियस पे, उसकी त्रिज्या पे, माध्यम पे, कि जो पदार्थ है वो कहाँ पे रखा गया है उस पे निर्भर करती है। धारिता किस पे निर्भर करती है? उसकी त्रिज्या पे, माध्यम पे, कि किस माध्यम पे संधारित रखा गया है, तो उस हिसाब से उसकी धारिता परिवर्तित होगी। आवेश और विभव से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन फॉर्मूले में ये एक साथ हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। बात समझ में आई आपको? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा? C बराबर Q अपान V फॉर्मूले में है, लेकिन C Q और V पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। C उसकी रेडियस पे, दूरी पे निर्भर करता है, धारिता उसके त्रिज्या पे, उसकी दूरी पे निर्भर करता है, और उसके माध्यम पे निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम पे रखने पे धारिता अलग अलग हो जाएगी। और गोली चालक की धारिता आपने निकाली, कैसे निकाली? एक हमने गोली चालक बनाया, उस पर आवेश दिया, उसके बाद उस पर विभव निकाला, V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। यहाँ पे सभी बिंदुओं पे, सभी आवेशों पे, सभी आवेशों की मूल बिंदु से दूरी समान है, त्रिज्या समान है, तो Q अपान R हमने रख दिया। उसके बाद धारिता का फॉर्मूला लगाया, धारिता बराबर C, धारिता C बराबर Q अपान V। Q का मान Q ही है और V का मान हमने रख दिया 1/4πε0 Q अपान R। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ये उठ के ऊपर आ गया, तो C बराबर फॉर्मूला बन गया 4πε0 इंटू R। 4πε0 का मान भी फिक्स होता है। अगर और किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है तो वहाँ पे हम एप्सिलॉन लिखते हैं। अगर वायु की वैद्युतशीलता है, माध्यम वायु लिया गया है, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। नॉट यानी कि एयर को इंडिकेट करता है। ये सब चीज़ आपको पता होंगी। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कूलाम्स लॉ पढ़ा था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। वहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। अगर हमको 4πε0 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इधर अपान में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो हो जाएगा 1 = 9 × 10⁹ इंटू 4πε0। 4πε0 ये मल्टीप्लाई में, इधर अपान में आ गया, तो 4πε0 की वैल्यू आ गई 1/9 × 10⁹। 4πε0 की वैल्यू क्या आ गई? 1/9 × 10⁹। यहाँ पे ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे 4πε0 का मान 9 × 10⁹ नहीं रख देना है, वो तो 1/4πε0 का मान होता है। तो 4πε0 का मान क्या आएगा? 1/9 × 10⁹। अगर वायु में है, अगर वायु में नहीं है और किसी माध्यम में रखा गया है तो वो क्वेश्चन में खुद दिया जाएगा। पाई की वैल्यू तो आप सभी को पता ही है, 22/7, 3.14। अगर और किसी माध्यम में तो हम पाई का मान रख के फिर सॉल्व करेंगे, और एप्सिलॉन का मान आपको दिया ही जाएगा। अगर वायु का है तो 1/9 × 10⁹ डायरेक्टली रख देंगे। तो ये बात आप सभी को समझ में आई। क्या याद रखना है? धारिता C बराबर Q अपान V फॉर्मूला भले ही होता है, लेकिन वो Q और V पे डिपेंडेंट नहीं होता। धारिता त्रिज्या पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। सेम है जैसे प्रतिरोध काम करता है, रेजिस्टेंस काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो बात समझ में आ गई आप सभी को?